नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी एनसीईआरटी नोट्स के अंदर रामबाण सीरीज में आज अपन कक्षा 12 की हिस्ट्री की जो तीसरी किताब है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के 10वें अध्याय की बातचीत करने वाले हैं, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इससे पहले साथियों अपन ने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और भाग 2 दोनों की बातचीत पूरी कंप्लीट कर ली है और उनकी पीडीएफ और प्ले लिस्ट की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दी, तो आप वहाँ जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना और वीडियो की प्ले लिस्ट दी हुई है वो भी आप वहाँ जाके डायरेक्ट देख लेना। तो आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है और अपन सीधे आज चैप्टर की शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करते हैं और एक एक जानकारी देखते हैं बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। और एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर आपको किताब भी पढ़नी है ना तो मैंने किताब का लिंक नीचे डाल रखा है, आप किताब भी डाउनलोड करके देख लेना। हालांकि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बावजूद भी आप गहन अध्ययन करते हैं तो आपको एक बार किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी वो ज्ञान का भंडार है। एक बार पढ़ोगे लेकिन दूसरी बार पढ़ोगे तो फिर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले आप उन्हें पढ़ लीजिए और उसके बाद नोट्स की क्लास देखते हैं तो भी बेटर है। और कोई विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है और वो भी इन क्लासों को देखता है तो उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। और आपके मन में इस पीडीएफ मतलब इस पूरी किताब की पीडीएफ को लेकर अगर बातचीत आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे पीडीएफ आपकी ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आता। अब सबसे पहले बंगाल और वहाँ के ज़मींदार, पहला ही पहला टॉपिक यही है कि बंगाल और वहाँ के ज़मींदारों के बीच में क्या किस तरीके की चर्चा थी। तो बंगाल अपना वो पहला क्षेत्र था जहाँ पे सबसे पहले औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया है। यानी सबसे पहले बंगाल के अंदर औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी वो प्रारंभ हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हेंगू पहला यानी सबू पहला बंगाल वही क्षेत्र था जहाँ पे अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। यानी बंगाल एक यही प्रांत था जहाँ पे सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने तथा भूमि संबंधित अधिकारों में नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था उसका नाम बंगाल था। अब आपको पता, बंगाल में कब्जा किया तो बंगाल में कब्जा करने के बाद वहाँ के लोग जो थे वो आधे से अधिक ग्रामीण थे, कृषि करते थे। और आपको पता है कृषि करते थे तो अंग्रेजों को कृषि से क्या मिलेगा, भू राजस्व मिलेगा। तो उन्होंने भू राजस्व को लेकर के नए नियमों का जो बदलाव किया वही सबसे पहला क्षेत्र आपका बंगाल प्रांत था। तो अब इन दोनों जो शब्द आए हैं, इन किस तरीके से ये बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, किस तरीके से उन्होंने राजस्व प्रणाली में बदलाव किया, इनका गहन अध्ययन अपन आगे के बिंदुओं में बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब जैसे कि पाठ का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, तो इस शब्द का अर्थ क्या है? देखो, उपनिवेशवाद का मतलब होता है, सॉरी, उपनिवेश का मतलब होता है गुलामी। यानी ये जो उपनिवेश शब्द है इसका मतलब होता है गुलामी। और उपनिवेशवाद क्या शब्द है? उपनिवेशवाद, इसका अर्थ होता है गुलाम बनाने वाली विचारधारा। यानी एक ऐसी विचारधारा जो गुलाम बनाने के विचारधाराओं के ऊपर टिकी हुई होती है। ठीक है। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है गुलाम बनाने वाली विचारधारा और उपनिवेश का मतलब होता है गुलामी। उसके बाद में आगे देहात शब्द है। देहात शब्द का अक्सर प्रयोग जो है वो ग्रामीण जीवन पद्धति को व्यतीत करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसे लोग जो ग्रामीण जीवन जो पद्धति है उसके तहत रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसे कहते हैं देहात। अर्थात उपनिवेशवाद और देहात अर्थ औपनिवेशिक शासन का यानी अंग्रेजी शासन का भारतीय ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा से लेना देना है। यानी उपनिवेशवाद और देहात का मतलब ये होता है कि जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसका भारतीय ग्रामीण जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका पर्टिकुलर अर्थ यही है। समझ में आई मेरी बात? यानी उपनिवेश का मतलब तो हो गया भाई साहब गुलामी, और उपनिवेशवाद का मतलब हो गया कि ग्रामीण जीवन पद्धति से जुड़े हुए क्षेत्र, और उस ग्रामीण जीवन पद्धति से जो जुड़े हुए क्षेत्र है उनके अंदर उपनिवेशवाद की विचारधारा किस तरीके से काम करती, वो सारी चीज़ें अपने इसके अंदर देखते हैं। तो मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ को क्रमानुसार पढ़ने की और एक विस्तृत जानकारी को एकत्रित करने की। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी मात्रा में आपको एनसीईआरटी की क्लासें मिल जाएगी, लेकिन
कोई चीज़ जो है क्रमानुसार नहीं होती। एक विद्यार्थी को, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को पता होता है कि उन्हें किस तरीके की चीज़ें चाहिए, और हमें चीज़ें सारी चाहिए होती है क्रमानुसार, यानी कौन सी चीज़ कब पढ़नी चाहिए। अब 12th की हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन उसके बाद में ज्योग्राफी क्लासें नहीं मिल रही, ज्योग्राफी की पढ़ ली, नोट्स नहीं मिल रहे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो आपको क्रमानुसार मिले, इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो जुड़ने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यहाँ पे कैसे होती है, तो सबसे पहले होती है आपका एक प्लासी का युद्ध होता है। वैसे इस क्लास को, मतलब जैसे ये 8th क्लास की हिस्ट्री में आपको अच्छे से देखा होगा, अगर अपन ने नहीं, आपने अभी तक नहीं पढ़ाया तो मैं वैसे वो सीरीज़ वापस करवाऊंगा, तो आपने बढ़िया अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कैसे हुआ देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ था। और मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर एक नदिया जिला पड़ता है, और नदिया जिला के अंदर एक गंगा नदी है, और गंगा नदी के किनारे आपका एक प्लासी नामक स्थान है। कहाँ पे? 23 जून 1757, मुर्शिदाबाद नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में शाही सेना की एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इसमें शाही सेना जो है वो हार जाती है, और बंगाल के ऊपर आपके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब्जा कर लेती है। ठीक है, और अंग्रेजों के अधीन आने वाला भारत का सबसे पहला जो क्षेत्र था वो था आपका बंगाल। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के अंदर, मतलब अंदर शुरुआत होती है, और इसी के बाद भारत में अंग्रेजों की शासन की शुरुआत हो जाती है। तो समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? मैं वापस बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ प्लासी का युद्ध, प्लासी की जंग कब हुई भाई? 1757। इस तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरफ आपका बंगाल नवाब। बंगाल नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करना कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, और ये आपके हार जाते हैं। ठीक है, हारने के बाद ये जो बंगाल का जो क्षेत्र है, इनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होता है, और इसी कब्जे के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर ये पहली जीत थी, और पहला क्षेत्र था जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा स्थापित किया था। और इसी के बाद से भारत के अंदर अंग्रेजी शासन की एक नींव पड़ जाती है। जानकारी अच्छी लग रही है तो लक्ष्मण धारा को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। ये ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको मिलेगी आराम से, जब पूरे चैप्टर हो जाएंगे तो मैं पीडीएफ डाल लूंगा वेबसाइट पे। अब देखो, बंगाल और अंग्रेजी शासन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में शासन स्थापित कर लिया, तो वहाँ पे कुछ बदलाव भी करेगी। तो बंगाल और अंग्रेजी जो शासन था उसके बीच में किस तरीका का तालमेल बैठा, क्या वहाँ पूरा हुआ, बदलाव हुआ, वो सारी चीज़ देखें। तो बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना होने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, ताकि ठीक ढंग से वहाँ पे शासन कर सके। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के समय बंगाल में गांव की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि के ऊपर निर्भर थी। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर कब्जा किया, उस समय बहुत सारी अर्थव्यवस्था जो थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और आपको पता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होती है कृषि और पशुपालन पर निर्भर होती है। परंतु ये कृषि व्यवसाय के अनेक समस्याओं और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। अब लोग थे अपने निजी संसाधनों के माध्यम से छोटी मोटी खेती बाड़ी कर रहे थे और गुजारा चला रहे थे। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे क्या ही फायदा होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए क्या कर रही है? यहाँ कोई सुधार कर रही है। तो अंग्रेजों को एहसास हुआ कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि में निवेश बढ़ाने वालों की ज़रूरत है, यानी कि कृषि के अंदर आपको निवेश बढ़ाना होगा, तभी जा करके अपन यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, यानी टैक्स वसूल सकते हैं। तो कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर एक नई व्यवस्था अपनाई, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। तो ध्यान रखना, इस्तमरारी जो बंदोबस्त है वो आपके बंगाल प्रांत से संबंधित है। ठीक है, और इस इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो पुराने शक्तिशाली जो लोग थे, जो नवाब है, पुराने राजा है, राजा साहूकार, ये जितने भी थे, इनको जमींदार बनाया गया। ठीक है ना, जमींदार बना करके इनको क्या किया गया? इन सभी को जमींदार और अंग्रेजी शासन द्वारा गांव से कर वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंग्रेजी सरकार इन जमींदारों से एक निश्चित रकम कर के रूप में लेती थी, और जमींदारों को किसानों से अपनी इच्छा अनुसार से कर वसूलने की छूट देती थी। ठीक है, इससे ही स्थायी और जमींदारी बंदोबस्त कहा गया। जमींदार जमीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि वह अंग्रेजी शासन के लिए कर वसूलने का कार्य किया करते थे। अंग्रेजी शासन को आशा थी कि इस व्यवस्था के कारण कृषि में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जमींदारों को किसानों से कर वसूलने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा,
और जिस वजह से वह अंग्रेजी शासन को ठीक समय पर कर नहीं दे सके, मतलब और पूरी समस्या गड़बड़ा गई। अब कर व्यवस्था के बारे में ये इस्तमरारी जो बंदोबस्त है इसकी पर्टिकुलर चर्चा मैंने आगे एक अलग बिंदु में की है, ताकि उसके साथ में अपने इसको बढ़िया मजेदार तरीके से समझेंगे। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर जिस तरीके से शासन स्थापित किया और उसके बाद उनके क्या समस्याएं थी वो अपन ने इसके अंदर देखी, और उन्होंने क्या बदलाव किए वो अपन ने इसमें पढ़े। अब आगे के बिंदु में अपन चर्चा करते हैं कर व्यवस्था। देखो, बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने कर वसूलने की एक व्यवस्था बनाई, जिसे अंग्रेजी दौर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्था के नाम से जाना जाता था या प्रचलित थी। इसमें सबसे पहले जो थी वो आपकी इस्तमरारी बंदोबस्त, दूसरी रेतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरी मालवाड़ी बंदोबस्त। तो इस्तमरारी बंदोबस्त है, इसे जमींदारी व्यवस्था या फिर स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब अपन एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं इस्तमरारी बंदोबस्त की। तो इस्तमरारी बंदोबस्त का दूसरा नाम जमींदारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त भी है। इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया, और चार्ल्स कॉर्नवालिस आपका तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल था। उस समय बंगाल में जो प्रांत आते थे, जो बंगाल प्रांत में जो क्षेत्र आते थे, आपका वर्तमान बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र आता था, और इसी क्षेत्र में इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को नियुक्त किया गया। अब एक एक बात आप आराम से वापस रिवाइज कर लो ताकि आपको बढ़िया मजे से समझ में आए, और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक चीज को अपन बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए चले तो बढ़िया फायदा होगा। अपन बात कर रहे हैं इस्तमरारी बंदोबस्त की। इस्तमरारी बंदोबस्त, अब ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त है इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है या फिर जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। अब ये जो लागू होता है आपके, लागू होता है 1793 में। 1793 में आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का सीजी यानी गवर्नर जनरल कौन है, आपका गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस। इसने इसको यहाँ पे लागू किया था, और इसने जिस क्षेत्र में लागू किया था उस क्षेत्र का नाम था बंगाल प्रांत। क्या नाम था? बंगाल प्रांत नाम था। और इस बंगाल प्रांत के अंतर्गत उस समय कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो आपके अभी वर्तमान का बिहार आता था, बंगाल खुद आता था, और आपका एक क्षेत्र आता था जिसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। ये तीनों के तीनों क्षेत्र उसमें शामिल थे। और इस इस्तमरारी बंदोबस्त के अंदर एक नए लोगों को नियुक्त की गई या उनको नियुक्त किया गया, उनको कहा गया था जमींदार। क्या कहा गया था? जमींदार। उनको कहा गया था जमींदार, ठीक है। जमींदारों को नियुक्त किया गया। अब ये जमींदार थे कौन, तो अपन आगे बात करते हैं। वह सभी लोग जो अंग्रेजी शासन से पहले शक्तिशाली थे। देखो, वे सभी लोग जो अंग्रेजी शासन से पहले शक्तिशाली थे, नवाब, पुराने राजा, साहूकार आदि, अंग्रेजों द्वारा इन्हें जमींदार बना दिया गया। अब अंग्रेजों ने क्या मस्त प्लान खेला कि भाई अपन ने यहाँ आगे पढ़ा था कि भाई 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, इसमें आपके ईस्ट EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो बंगाल के ऊपर कब्जा किया तो उस समय वहाँ पे जितने भी जो लोग थे उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले वो शक्तिशाली थे, बाद में थोड़ी ना शक्तिशाली रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ाया। इनको क्या कहा कि आप जो है पहले यहाँ के राजा थे, आप पहले यहाँ पे नवाब थे, और आप पहले यहाँ पे साहूकार थे, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको जमींदार बना रहे हैं। तो उन सब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया कि भाई साहब ये क्या फंडा है। तो उन्होंने बोला आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं, फिर तो बढ़िया आसान भाषा में हम आपको समझा सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में बढ़िया मस्त लैंग्वेज में 2-3 लाइनें सुनाई, अपने वाले लोग फिदा। तो हर जमींदार को कुछ गांव दिया गया है और जहां से कर इकट्ठा कर सकता था। अब ये जो जमींदार नियुक्त किए गए, मैं इस तरीके से आपको डायग्राम के साथ बताता रहूंगा। जमींदार बना दिए, और इन जमींदारों को कोई भी गांव दिया गया, जैसे मान लो ये एक गांव दिया गया, और इस गांव से वो कर इकट्ठा कर सकते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हर जमींदार से एक निश्चित रकम कर के रूप में ली जाती थी, और जमींदार किसानों से अपनी इच्छा के अनुसार भी कर वसूल सकते थे। और इसी व्यवस्था को आपका स्थायी बंदोबस्त कहा गया। अब अपने को मेन सिर्फ यही समझना, मेन जो समझने वाली बात है वो यही है। मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि इसमें जमींदार नियुक्त किए गए, और जमींदार थे कौन?
वे शक्तिशाली लोग थे जो ईस्ट इंडिया के आने से पहले शक्तिशाली थे। शक्तिशाली लोग कौन? नवाब, राजा और साहूकार, ये लोग पहले वहां पे हुआ करते थे। इन सबको कहा कि भाई तुम लोग जमींदार बन जाओ। तो इन्होंने कहा जमींदार में क्या करना होगा? कुछ नहीं, कि आपको एक गांव दिया जाएगा और आपको उस गांव से टैक्स लेना है। क्या करना है? टैक्स लेना है। तो चलो वापस प्रक्रिया देखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई टैक्स में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कि इधर हमें, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये हम लोग हैं, इसके नीचे आप लोग हो। ये कौन? कि भाई साहब आप जमींदार हो, जमींदार हो। तो बोला कि ठीक है हम जमींदार हैं और आपको हम दे रहे हैं गांव। चलो ठीक है, गांव दे दिया। और आपको गांव के जो किसान हैं, इन किसानों से कर लेना है, यानी टैक्स। ये पूरी प्रक्रिया थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इन जमींदारों को एक स्थायी रकम दे दी। कहा कि भाई आप क्या कीजिए, इसमें देखो जमींदार से एक निश्चित रकम कर के रूप में ली जाती थी। जैसे मान लो एक ये जमींदार है, इसका मैं ए नाम दे देता हूँ। ये ए नाम का जमींदार है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गांव दिया। कहा कि इस गांव से तेरे को कर लेना है और तू मेरे को सिर्फ और सिर्फ साल के जो है 7 लाख रुपए देगा। मुझे नहीं पता तुम जमींदार हो, तुम गांव से कैसे भी करके टैक्स वसूलो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो सालाना 7 लाख रुपए चाहिए। और ये राशि जो थी वो स्थायी थी। आप इस लाइन को आप वापस पढ़ें। क्या कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदार को एक निश्चित रकम कर के रूप में, मतलब जमींदार से एक निश्चित रकम कर के रूप में ली जाती थी। जमींदार किसानों से अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी कर वसूल सकते थे और इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा गया। बढ़िया आसान और सरल भाषा में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जमींदार से एक स्थायी रकम फिक्स कर ली कि आपको 7 लाख रुपए सालाना मुझे देने हैं, लेकिन आप इन गांव वालों से कितना भी टैक्स वसूलो वो आपके ऊपर डिपेंड है। कितना भी टैक्स लो उसे मुझे कुछ नहीं करना। तो इससे क्या हुआ कि बेचारे गांव के लोग जो थे इनके ऊपर मार ज्यादा पड़ गई। इनके कुछ नहीं, इनके तो टैक्स मिल रहा है कि भाई अपने को टैक्स कौन देगा? ये जमींदार देगा। अब जमींदार को टैक्स नहीं मिला तो जमींदार की जितनी भी संपत्ति थी वो नीलाम हो जाती थी, कर्म फूटा जमींदार का। तो जमींदार ये चाहते थे कि अपनी संपत्ति नीलाम नहीं हो, और इसके लिए वो अत्याचार किसके ऊपर करते थे? गांव के लोगों के ऊपर। यही पूरी की पूरी आपकी इस्तेमारी बंदोबस्त और यही आपका पूरा का पूरा स्थायी बंदोबस्त। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखो। क्योंकि इसमें जमींदार को एक स्थायी रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी और इसी जमींदारी व्यवस्था को इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। यानी जो टैक्स नहीं भर पाते थे जमींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पैसे, जो निश्चित रकम की हुई है वो अगर नहीं दे पाते थे, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित की गई। उसके बाद में एक एक चीज और आगे देखते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस्तेमारी बंदोबस्त जो लागू किया उसके उद्देश्य क्या थे। वो एक एक उद्देश्य को देखते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी ने अपने कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बंगाल के नवाब, राजाओं, तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे उद्देश्य थे। इसके अनुसार कंपनी को अस्थायी रूप से राजस्व की राशि नियमित रूप से प्राप्त हो सकती थी और बंगाल विजय के समय परेशानी को दूर करने के लिए जो था ये इस्तेमारी बंदोबस्त काफ़ी लाभदायक हुआ। 1770 में बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी, क्योंकि 1770 में अकाल पड़ गया था। अकाल की स्थिति में पूर्ण आवृत्ति होने के कारण कृषि नष्ट हो रही थी और व्यापार पतन की ओर जा रहे थे, इसलिए इन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया। कृषि निवेश के अभाव में क्षेत्र में राजस्व संसाधनों का अभाव हो गया और कृषि निवेश का प्रोत्साहन देने के लिए भी इन्होंने ये व्यवस्था को लागू किया। कंपनी की इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी नहीं बल्कि संग्राहक बना गया। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कंपनी की कौन सी व्यवस्था के अंदर जमींदारों को भूस्वामी नहीं बल्कि उसको संग्राहक बना गया। उसमें वो भूमि के स्वामी नहीं थे,
संग्राहक थे, यानी उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था, घूमना पड़ता था। संग्राहक का मतलब क्या, भटक भटक के इकट्ठा करना। तो इसमें जो जमींदार थे वो भूस्वामी नहीं होकर के संग्राहक ज्यादा थे। कंपनी ने उन्हें अपना वफादार बनाने का एक मौका दिया, परंतु कंपनी ने धीरे धीरे नियंत्रण कर शासन तथा कार्य प्रणाली को अपने अधीन कर सीमित कर दिया, और कंपनी ने ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को बनाया, उनके विशेष अधिकार, सैन्य अधिकार और स्थानीय न्याय अधिकार तथा सीमा शुल्क अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में इस्तमरारी बंदोबस्त से जमींदारों को क्या लाभ हुआ, तो जमींदार भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए और उनका यह अधिकार वंशानुगत हो गया। जमींदार अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूत करने में काफ़ी मदद करने लगे। जमींदार जब जमीनों के मालिक बन गए तो वो कृषि में रुचि लेने लगे और भारत में उत्पादन भारी वृद्धि हुई, जिससे अंग्रेजों को राजस्व प्राप्त करने में और अधिक पैसा मिलने तथा जिनका लाभ भारतीय जमींदारों को भी काफ़ी मात्रा में हुआ। कंपनी को प्रतिवर्ष निश्चित आय प्राप्त होने लगी। तो ये इस्तमरारी बंदोबस्त के लाभ थे। बार बार लगान की दरें निर्धारित करने का झंझट खत्म हो गया। लगान वसूल करने के लिए कंपनी को अब अधिकारियों की आवश्यकता नहीं रही और धन स्वयं जमींदार इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंचाने लगे थे। ये पूरी की पूरी बात थी। अब आगे है इस्तमरारी बंदोबस्त के किसानों पर बुरे क्या प्रभाव पड़े। तो ये इस्तमरारी जो बंदोबस्त लागू हुआ था, इसमें किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया। अब आपको पता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के अंदर जमींदार जितना चाहे किसानों से टैक्स ले सकता है, तो किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। अगर कोई दया करे तो अच्छी बात है, नहीं तो सारा टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जमींदार किसानों का बेरहमी से शोषण कर रहे थे, भरपूर शोषण कर रहे थे। किसानों का जमीन पर कोई हक नहीं रहा, वह सिर्फ जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। लगान की दरें बहुत अधिक थी, जिससे वह दिनों दिन गरीब होते चले गए। किसानों के पास अपनी जमीन बचाने के लिए कोई अधिकार नहीं रहा। समाज में आर्थिक और सामाजिक शोषण बढ़ता गया, जिसके कारण किसान गरीब व जमींदार धनवान होते चले। ऐसी स्थिति थी इस्तमरारी बंदोबस्त। अब आगे अपन छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था, उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। देखो, रेतवाड़ी व्यवस्था इस व्यवस्था को 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था भारत के दक्कन क्षेत्र में लागू की गई थी, यानी इस व्यवस्था को सबसे पहले भारत के अंदर दक्कन क्षेत्र में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था में किसान स्वयं जाकर अपना कर जमा करवाता था, और इस व्यवस्था को रेतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। यानी रेतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में लागू किया गया था। आपके टॉमस मुनरो नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, इसने किया था। दक्कन क्षेत्र में ये लागू हुई थी, और इसमें किसान डायरेक्ट जो है वो जाकर के अपना टैक्स जमा करवाता था। डायरेक्ट किसान टैक्स जमा करवाता था। इसी को रेतवाड़ी कहा गया, क्योंकि अपन ने रेत शब्द का अर्थ पिछले अध्याय में देखा था, जिसका मतलब होता है किसान। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 में लागू किया गया। यानी जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा 1833 में लागू किया गया। इसे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लागू किया गया था। गांव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। गांव को महल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महलवाड़ी व्यवस्था पड़ा। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मे जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, और इस व्यवस्था को मालवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। तो ये इस तरीके की व्यवस्था जो थी, ये थी मालवाड़ी बंदोबस्त। यानी मालवाड़ी में क्या होता है, जमींदार से टैक्स नहीं दे करके इन्होंने कहा कि जो गांव का मुखिया है वही टैक्स कलेक्ट करेगा, और वो टैक्स करेगा कलेक्ट किसानों से अपने पास लेगा और अपने से देगा EIC को। रेतवाड़ी में डायरेक्ट किसान ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते थे, और ऊपर इस्तमरारी बंदोबस्त में तो अपन बात ही कर चुके, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने टैक्स की बात है। अब आगे बात करते हैं राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते, यानी जो टैक्स भरने की जो राशि होती थी उसमें जमींदार क्यों चूक जाते थे, उनके सामने क्या समस्याएं थी। तो शुरू के कुछ वर्षों में व्यवस्था ठीक प्रकार से चली, परंतु धीरे धीरे इस व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने लगी और जमींदार एवं किसान दोनों का शोषण होने लगा। इसके अनेक कारण थे, जिसमें सबसे पहला है जमींदारों की लापरवाही। इस्तमरारी व्यवस्था के लागू होने के बाद एक लंबे समय तक जमींदारों ने इसे गंभीर रूप से लिया ही नहीं। यानी जमींदार आड़ू मरया, आलसी थे, और इसको व्यवस्था को सीरियस लिया ही नहीं, जिस वजह से जमींदारों पर बकाया राजस्व बढ़ता गया, और एक समय बाद उनके लिए यह राजस्व चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। यानी एक समय ऐसा आया कि राजस्व चुकाने की स्थिति नामुमकिन हो गई। बहुत ज्यादा राजस्व की मांग,
अब शुरुआती व्यवस्था में राजस्व मांग बहुत ज़्यादा अधिक थी, यानी कि जमींदारों को बहुत ज़्यादा कर अंग्रेजी शासन को चुकाना होता था। इतना कर वह किसानों से वसूल नहीं कर पाते थे, जिस वजह से बकाया कर की राशि बढ़ती गई। अब राशि है वो बढ़ गई। उसके बाद में फसलों की कीमत, जिस दौर में इस व्यवस्था को लागू किया गया उस दौर में फसलों की कीमत बहुत कम थी, जिस वजह से इतनी ऊंची मात्रा में कर चुका पाना किसानों के बस में नहीं था, और किसान ने स्वयं कर एकत्रित न कर पाने के कारण जमींदार भी सरकार को कर नहीं दे पा रहे थे। आगे है असमान कर व्यवस्था। कर की व्यवस्था असमान थी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, निश्चित कर को सही समय पर चुकाना होता था। कई बार अच्छी फसल ना होने के कारण किसान जमींदारों को कर नहीं दे पाते थे, परंतु जमींदारों को इस स्थिति में छूट नहीं दी जाती, और असमान कर होने के कारण किसान चुका ही नहीं पाते थे और कोई छूट भी नहीं मिलती थी। उसके बाद में सूर्यास्त विधि। इस विधि के अनुसार यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि में सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व नहीं चुका पाते हैं तो कर की कीमत दुगनी कर दी जाती थी, और कई स्थितियों में तो जमींदारों की संपत्तियां हैं उन्हें भी नीलाम कर दिया जाता। जैसे कि मान लो आज 17 तारीख है और मुझे टैक्स भरने की लास्ट डेट है, और अगर मैंने टैक्स नहीं भरा सूर्यास्त होने से पहले ही, तो मेरी सारी की सारी संपत्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी नीलाम कर सकती थी। यही थी आपकी सूर्यास्त विधि। जमींदारी की शक्तियों पर नियंत्रण। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों के पास में जो भी शक्ति थी उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, जिस वजह से वह ना तो अपनी सेना रख सकते थे और ना किसानों पर दबाव बनाकर कर वसूल सकते थे। इस वजह से जमींदारों को कर इकट्ठा करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब कोई जमींदार लट्ठा कट्टा हो एकदम मजबूत वाला, वो के सॉरी किसान लट्ठा कट्टा हो मजबूत ताकतवर, और वो जमींदार टैक्स लेने के लिए जाए मेरे जैसा दबड़ा पुतला, बोले टैक्स दे, बोले कैसे दूंगा तेरे को टैक्स। तो ऐसे में जमींदारों के पास में ना तो कोई शाही सेना थी, ना उनके पास में ऐसा कोई अधिकार था कि वो जबरदस्ती उनसे वसूल सके। तो ऐसे में कई समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ा। किसान जानबूझकर कई बार टैक्स नहीं देते थे, कभी कभी किसान जानबूझकर कर में देरी करते थे। जमींदारों को ऐसी परेशानी में देखकर किसान बहुत खुश हुआ करते थे। अब कई आपको पता है ऐसे बढ़िया मजाकिया इन किस्म के किसान हुआ करते थे। वो सोचते थे कि जानबूझकर टैक्स नहीं देंगे, अगर जानबूझकर नहीं देंगे तो जमींदार जो है उसकी संपत्ति नीलाम होगी, और उसकी संपत्ति नीलाम होती देख किसानों को बड़ा मजा आता था। तो जमींदार जो है उनसे जबरदस्ती तो कर नहीं पाते थे, ठोक ठाक के तो ले नहीं सकते। तो कभी किसान जो है जानबूझकर कर में देरी करते थे। जमींदार को ऐसे परेशानी में देकर किसान बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में जमींदार किसानों पर मुकदमा तो चला सकता था, परंतु अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, और इसी वजह से मुकदमा करने की बजाय जमींदार कर इकट्ठा नहीं कर पाते थे। अब जमींदार सोचते थे कि मुकदमा कर देंगे तो क्या होगा, मामले की प्रक्रिया लंबी चलेगी, और आपको पता कोर्ट कचहरी का मैटर है, हल तो होगा नहीं। तो वो भी चलते यार रहने दो कोई ना। आगे है जमींदारों द्वारा राजस्व न दिए जाने पर उनके साथ में क्या होता था। यदि अंग्रेजी शासन द्वारा निर्धारित राजस्व को सही समय पर न दे पाते तो उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था। पहली बार संपत्ति पूरी गई। जमींदारों की संपत्तियों और भूमियों को नीलाम करके अंग्रेजी शासन कर की वसूली किया करते थे। नीलामी के अंदर जमींदारों की संपत्तियों पर बोली लगाई जाती थी। वह व्यक्ति जो सबसे अधिक बोली लगाता था, जमीन और संपत्ति उसे बेच दी जाती थी, और इस तरह अंग्रेजी शासन जमींदारों और राजस्व जमा न किए जाने पर कर वसूलता था। अब जमींदार कोई टैक्स नहीं भरता तो उसकी संपत्ति बेच करके कंपनी वो अपनी अर्जाना पूर्ति करती थी। अब आगे है जमींदार और नीलामी। राजस्व न चुकाने पाने की स्थिति में जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था, परंतु इस स्थिति में जमींदार अनेक तरीके अपनाते थे और अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास करते थे। सबसे पहले ये फर्जी बिक्री। कई बार जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम किया जाता था। इन नीलामियों में जमींदार के लोग, उसके रिश्तेदार या उसकी जान पहचान वाले जमींदार ऊंची बोली लगाकर जमीन को खरीद लिया करते थे। आगे चलकर वह नीलामी की राशि देने से मना कर दिया करते थे, जिस वजह से संपत्ति को दोबारा नीलाम करवाना पड़ता था, और दोबारा इसी तरीके की समस्या जो है वापस आती थी। जमींदारों के जानकार द्वारा संपत्ति को खरीद लिया जाता था और अंत में दोबारा राशि देने से मना कर देते थे, और इस तरह यह व्यवस्था चलती रहती थी, और अंत में जमींदार को ही बहुत ही कम दाम पर वो जमीन बेचनी पड़ती थी। अब आपको पता है उस समय भी लोग बहुत फ्रॉड करते थे। आज के ज़माने में फ्रॉड होता तो होता है, लेकिन उस दशक में भी लोग फ्रॉड करने के तरीके में माहिर थे। अब जैसे मान लो कि इधर थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। वही वापस ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं जमींदार और मेरी जमींदारी और ये नीलाम, ठीक है।
अब इस नीलामी के दौर के अंदर क्या होता था कि जमींदार जो है वो अपने ही लोग जो है उनको बिल्डर बना देता था, यानी कि आप लोग जाओ जमींदारी से जमीन खरीदो। तो ये लोग यहाँ जाते थे, ऊंची बोली लगाते थे और जमीन ले लेते थे, लेकिन वो पैसे देते ही नहीं थे कि साहब भैया है ही कौन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जमीन की वापस नीलामी करनी पड़ती थी। फिर वापस यही लोग जाते थे, खरीद लेते थे। अब अलग अलग बेस में जाते थे सारे, ठीक है, इस बार ये गया तो दूसरी बार दूसरा जाएगा, तो फिर वापस ले लेते। फिर वो बोलते थे कि साहब पैसे यार भैया है ही कौन। फिर लास्ट में हार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को यही जो जमीन है इसी जमींदार को कम दामों में बेचनी पड़ती, ठीक है। तो ये इस तरीके के फर्जी हथकंडे अपनाते। और दूसरी बात, कब्जा न देना। ऐसी स्थिति में कोई बाहर से आ गया है कि भाई मैं बाहर से, जैसे मान लो कि अपने बालोतरा में जमीन की नीलामी हो रही है, कोई बाहर से व्यक्ति आ जाए जोधपुर से, तो वो जोधपुर वाला वहाँ यहाँ आके कहेगा कि मैं जमीन खरीद लूँ, तो बालोतरा वाले लट लेके खड़े हो जाते थे, वो उसे कब्जा करना ही नहीं देते थे, यानी डरा धमका कर उसको भगा दिया जाता था। ताकत द्वारा कई बार पुराने जमींदार लठियाल यानी गुंडे रखते थे और नए खरीदार को मार पीट कर भगा देते थे, और पुराने किसान नए लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। तो ये भी उनका एक फंडा था। उसके बाद में महिलाओं को हस्तांतरित कर, और कई बार क्या है कि जमींदार जो है वो अपनी संपत्ति महिलाओं के नाम कर देते थे, और अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है वो महिलाओं की संपत्ति को नीलाम नहीं करते थे या फिर उनसे सीन थे नहीं। तो इस तरीके से वो हथकंडे अपनाते थे। आपके प्रश्न आ सकता है बड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए नियमों में इस तरीके के साधन अपना करके वो लोग, यानी जो जमींदार थे, वो तरीके अपना करके अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास करते थे। तो उसके अंदर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब एक वर्धमान की नीलामी की घटना है, ठीक है ना। यहाँ किस तरीके की नीलामी हुई, तो इसमें देखो 1797 में, यानी 1797 में वर्धमान पर एक नीलामी होती है। इस नीलामी में वर्धमान के राजा की संपत्ति बेची जा रही थी, क्योंकि राजस्व की राशि उन्होंने चुकाई नहीं थी। बोली लगने के लिए नीलामों ने अनेक प्रकार के लोग शामिल हुए और सबसे ज़्यादा बोली लगने वाले को संपत्ति बेच दी गई। परंतु बाद में पता चला कि नीलामी में शामिल ज़्यादातर खरीदार राजा के नौकर या उसके जान पहचान के लोग थे, और इसकी 75% जो नीलामी हुई थी वो पूरी की पूरी फर्जी थी। और इस नीलामी से पहले राजा द्वारा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जो है वो अपनी माता के नाम भी करवा दिया गया था। आधी संपत्ति तो बच गई, आधी जो नीलाम हुई थी उसके अंदर सारे के सारे फर्जी खुद के ही लोग थे, तो कोई समस्या तो थी ही नहीं। अब आगे बात करते हैं जोतदारों का अवधि। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ धनी किसानों का उदय होता है। ये वे किसान थे जिनके पास में बड़ी मात्रा में भू संपत्ति थी। इनकी जमीन पर बटाईदार किसान द्वारा खेती की जाती थी। बटाईदार किसानों का मतलब क्या है कि मान लो कि मेरे पास ये जमीन वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये एक किसान आया और यहाँ पे खेती करेगा, जितना भी अनाज हुआ उस अनाज को 50-50 कर लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा, इस तरीके से। तो 50% मेरा 50% तेरा, तो आपका हो गया बटाईदार। ये जिसको अपने मारवाड़ी में बोलते हैं पौती हाथे खेती करना। हमारे इधर मारवाड़ी छत, आप पता नहीं जहाँ से देख रहे होंगे आपके उधर क्या बोलते हैं, हमारे इधर मारवाड़ के अंदर उसको बोला जाता है पौती हाटे खेती करना, यानी बटाईदार। हिंदी में इसका पर्टिकुलर शब्द है बटाईदार खेती, ठीक है। तो ये जोतदार जो थे इनके पास में बड़ी भू संपत्ति थी, और इनकी भू संपत्ति के ऊपर बटाईदार किसान जो है वो खेती किया करते थे। ये बटाईदार किसान अपने हल और औजार लाकर खुद खेती किया करते थे, और अंत में फसल का आधा भाग भूमि के मालिक को और आधा भाग अपने आप को पास रख लेते थे। इन बड़े किसानों को ही जोतदार कहा गया। कुछ जगहों पर इन्हें हवलदार या घंटीदार या फिर मंडल भी कहा जाता है। इन जोतदारों का गांव और उसके गांव के किसानों के प्रति अत्यधिक प्रभाव था, यानी प्रेम था। जमीन जमींदार ज्यादातर शहरों में रहा करते थे, लेकिन जोतदार जो थे वो गांव में रहते थे। इस वजह से किसानों के सबसे ज्यादा जो नकीड़ थे वो आपके जोतदार थे। मुश्किल परिस्थितियों में जोतदार किसानों की मदद किया करते थे, जिस वजह से किसान जोतदारों का फुल सपोर्ट करते थे। जमींदारों द्वारा गांव में कर बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु जोतदारों ने इसका खुल करके विरोध किया, और कई परिस्थितियों में जोतदार किसानों को कर देने से मना कर देते थे, टैक्स देना ही नहीं। इस वजह से जमींदारों को कर नहीं मिल पाता था और उनकी संपत्तियां नीलाम हो जाती थी, और इस स्थिति में जोतदार जाकर उन जमींदारों की संपत्तियों को खरीद लिया करते थे और लाभ कमाते थे। उस समय उत्तर बंगाल में जोतदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। अब इस प्रक्रिया को समझाता हूँ। मेरे को इस पूरे चैप्टर में सबसे मजेदार जो चीज लगी ये यही लगी। जोतदारों की बड़ी अलग से हिस्ट्री है। अपन बात करें जोतदार, ठीक है। ये जो जोतदार थे ये 18वीं सदी के अंदर बंगाल के शक्तिशाली किसान थे, और इन किसानों के पास में बड़ी मात्रा में भू संपत्ति।
ठीक है। और ये जो भू संपत्ति थी इसके ऊपर बटाईदार किसान खेती करते थे। बटाईदार किसान खेती करते थे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये लोग यहाँ खेती करते थे, लेकिन आपको पता होगा एक इधर वापस टैक्स के मामले में बात करें तो जमींदार था। अब ये जमींदार जब भी गांव में आता था, शहर से आता था, लेकिन जोतदार गांव में ही रहते थे, तो सबसे ज्यादा प्रेमी कौन हो गए? जोतदार के। भाई जो भी काम पड़ेगा तो जोतदार के पास में, जोतदार इनकी सब फुल सपोर्ट कर लेता था, हेल्प कर लेता था। तो ऐसे मामले में किसान जो है वो जोतदार को ज्यादा समर्थन देते थे और जमींदार को कम देते थे। तो ये शहर से टैक्स देने के लिए जब गांव में आता था तो कई बार किसान क्या करते थे, टैक्स देने से मना कर देते थे। ठीक है। अब मना करेंगे और रेवेन्यू इसको कलेक्ट नहीं होगा, तो जमींदार की जो जमींदारी है उसको नीलाम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी नीलाम करेगी, सीधी सिंपल बात है। ऐसे में ये जोरदार तैयार रहते थे और गप यहां पहुंच जाते थे। बोला कि 1,01,000, चलो भाई साहब डन, जमींदारी अपने पास में। तो ये जो जोतदार है वो इनकी जमीन हड़प लेते थे। कितना शानदार इनके पास ट्रिक था। जोतदार का किराया धराया, जमींदार की जमींदारी नीलाम, और जोरदार उस जमीन को खरीद लेते थे और बढ़िया तरीके से वो खेती करते थे और बटाईदार किसानों में आपस में मामला सलटा लेते थे। मेरे को इस चैप्टर में सबसे मजेदार चीज यही लगी कि जोतदार और जमींदार दोनों अलग है। जोतदार अलग है और जमींदार अलग है, और इन जोतदारों ने इन जमींदारों की पूरी बैंड बजा रखी थी उस समय बंगाल के अंदर। और ये 18वीं सदी के अंदर उत्तरी बंगाल के अंदर इन्होंने बड़ा तांडव मचा रखा था। वहां के हर एक जमींदार जो थे वो इनसे परेशान थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राजस्व इकट्ठा करने के समय एक जमींदार का एक अधिकारी गांव में आता था, इसे अमला कहा जाता था, और गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण की एक वार्षिक समस्या थी। कभी कभी फसल खराब हो जाती थी और नीची कीमतों के कारण किसान अपनी देय राशि का भुगतान करना, तो मतलब उनका भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। ऐसे में 1798 में अपने को एक आंकड़ा वर्तमान से मिलता है कि राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद जो थे लंबित थे। यानी ये एक डेटा है। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी, बस यही करके उसके बाद में अपन आगे की चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबे पार्ट हो जाते हैं, थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत रहती है। तो इसमें अपने अध्याय 9-10 से दो पार्ट होंगे। तो इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में बैठी है, लेकिन आई तो इंग्लैंड से थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर रही है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो वो देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। ठीक है। और 1960 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड की व्यवस्था द्वारा उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ में व्यापार करती है। जैसे कि ईस्ट इंडिया की बात करें तो 16वीं सदी के अंदर ये भारत की तरफ ब्रिटेन की रानी से चार्टर पत्र लेकर के आती है। ठीक है। और उस चार्टर पत्र में लिखा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में व्यापार कर सकती है, और वो केवल और केवल एकमात्र कंपनी होगी जो ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी क्षेत्र में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर चुकी थी। तो ऐसे में क्या हुआ था कि पीछे जो इंग्लैंड के अंदर व्यापारी थे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इसी वजह से इंग्लैंड के कई व्यापारी वर्गों ने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वह भी भारत में और चीन में आकर व्यापार करना चाहते थे। सीधी सिंपल बात है। पीछे जो लोग वोटे वो बोल रहे हैं कि भाई हम भी उधर जाके व्यापार करेंगे, सिर्फ वो लोग ही क्यों व्यापार करें। कई राजनीतिक समूहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बंगाल पर हुई विजय का लाभ केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है। ये कौन सी विजय की बात कर रहे हैं? 1757 वाली प्लासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया को पर्याप्त मात्रा में कर नहीं दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार और अधिकारियों का लालच बढ़ता जा रहा है। कंपनी बंगाल में अव्यवस्थित रूप से शासन कर रही है। इन्हीं सब आलोचनाओं के समर्थन में ब्रिटेन की संसद के अंदर कई रिपोर्टें पेश की गई, और इन रिपोर्टों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों की जानकारी थी। और इन रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट थी वो आपकी 5वीं रिपोर्ट थी, जिसकी चर्चा जो है वो अपन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लक्ष्मण धारा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ एक आप पढ़ने और लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कीजिए, ताकि अपने एनसीईआरटी को इसी तरीके से बढ़िया शानदार एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर लाभदायक होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।